डू 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 डू। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज। जो हमारी वो है ना सेशन, उसका मेन जो फोकस है वो है पोर्टफोलियो क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उस इन्वेस्टमेंट का कितना पोर्शन कहाँ पे लगाना है। ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो क्रिएशन से पहले हमें जो हमारे एसेट क्लास है उसके बारे में थोड़ी बहुत, वैसे तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा अब तक के सेशन में कि कौन कौन सा एसेट क्लास है, और स्टॉक का आपको बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन दो एसेट क्लास ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े, तो आज पहले हम उन दो एसेट क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, वो ये आता है कि भाई हम व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी मार्केट ऊपर चली हुई है तो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा टाइम जो है वो अच्छा होता है जिस टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर लास्ट में हम एक जो है वो जो भी आपकी मंथली इनकम है या अगर आपके पास कैपिटल अमाउंट है, तो दो चीजों को लास्ट में डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन में। एक ये है कि अगर आपके पास मंथली आप अमाउंट कोई भी लगाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में तो वो क्या होगा, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 4 5 मिलियन अगर रखे हुए हैं कैपिटल के फॉर्म में, तो वो इस टाइम पे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ इस तरह के सेशन में, वो ये है कि देखें, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम सबको ये चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं, बहन भाई हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, जिनको फाइनेंशियल नीड है, स्पेशली वो लोग जो खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस एफर्ट्स करने के बावजूद भी ना बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अगर हमें हेल्प करनी है, बजाय इसके कि जो गेट पे लोग मांगने आ जाते हैं या कुछ करते हैं, हम अपने खानदान में देखें कि कौन नीडी है, हम उसकी हेल्प करें। उसका अजर भी ज़्यादा मिलेगा और आपको जो है पता होगा ये वाकई में डिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी बड़े डिटेल के अंदर के, जो भी एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, एज अ पैसिव इन्वेस्टर आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपका जो ईयरली आरओआई है, ठीक है, वो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, जब भी मैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ईयरली आरओआई की बात करता हूँ ना, तो वो मैं बात करता हूँ इस चीज के ऊपर के आपका 10 to 15 ईयर का ईयरली आरओआई क्या होगा। ठीक है, हम ये बात नहीं करते कि इस साल का आरओआई क्या है, अगले साल का क्या था, क्या होगा, और उससे पिछले साल का क्या था। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो भी एसेट क्लास है उसका ईयरली आरओआई क्या है। ठीक है, तो ये इनिशियल पहले डिस्कशन भी हुई थी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ईयरली आरओआई ऑन एवरेज जो है वो 16 17 18% हो, या अगर रेंज में बताऊं तो 16 से 20% के दरमियान अगर हमारा ईयरली आरओआई बन रहा है ना, तो ये एक अच्छा आरओआई कहलाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कभी भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर, तो हमारा ईयरली आरओआई क्या हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जो ईयरली आरओआई, अच्छा, ऑन एवरेज की मैं बात करूं तो वो 20% से ज्यादा नहीं होता कंसिस्टेंटली हर साल। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज बहुत भी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, वो फुल टाइम लगा हुआ है, तो उसमें शायद वो 25% ईयरली आरओआई कंसिस्टेंट कर सकता है। अदरवाइज 25% ईयरली आरओआई कंसिस्टेंट करना ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए वो करना, तो हाँ, इसलिए ये पता होनी चाहिए इसलिए बात आपको कि आप जो है वो पैनिक ना करें कि यार मेरा तो 16% ईयरली आरओआई बन रहा है, 17% बन रहा है। तो 16 17 18% एक अच्छा ईयरली आरओआई होता है कंपेयर टू ऑल द वो चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है ना, लोग ये पूछते हैं कि यार किस टाइम पे जो है वो हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी ना एग्जांपल देता हूँ। मुझे चैट में सबसे पहले ये बताएं कि इस टाइम पे सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस या नो करें चैट के ऊपर। टाइम पे सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस यस। ठीक है, ओके, से दो बंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बताएं। नो, ठीक है, नो नो यस मिक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सिल्वर पे चले जाते हैं। सिल्वर पे कैपिटल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और हम सिल्वर का ना चार्ट देखते हैं पहले टू अंडरस्टैंड कि
सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बाय करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आपका जो रिस्क फैक्टर है ना वो मिटिगेट हो सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। ठीक, आप एक चीज देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सिल्वर का ग्राफ। ठीक, अच्छा, अब ये देखें कि 2011 अभी जो सिल्वर की प्राइस चल रही है ना, 2011 में ये सिल्वर की प्राइस थी। ठीक है, और अगर आप ये देखो नीचे की तरफ अगर आप जाओ तो जिस टाइम पे सिल्वर यहाँ से बढ़ रहा होगा ना और यहाँ पहुंच रहा होगा तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट यही होंगे कि यार सिल्वर जो है वो फॉर एग्जाम्पल $9 से बढ़ के ये $48 पे आ गया तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, और आप इमेजिन करो कि आपने जो है वो इस टाइम पे अगर सिल्वर बाय किया होता 2011 में, ठीक है, तो होता क्या कि आपको तकरीबन 2011 से अभी तक कितना होगा, कोई 14 साल होगा। ठीक है, तो 14 साल वेट करना पड़ता अपने ब्रेक इवन को कवर करने की। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चले जाए ना तो उस टाइम पे आपको जो है वो एक लमसम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट कर रहे हैं ना जो भी आपकी वो है तो वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 50 लाख पड़ा हुआ है, 60 लाख पड़ा हुआ है, 20 लाख पड़ा हुआ है, तो वो अमाउंट इस टाइम पे अगर आप सिल्वर में डालेंगे ना तो देयर आर हाई चांसेस, किसी को नहीं पता कि और कितना ऊपर जाएगा, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि वो एक अच्छी खासी ट्रेसिंग ले और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हुआ। जैसे सिल्वर की मैं बात कर लूँ तो ये कोई 54 पे चला गया था, 54 से दोबारा जो है $48 के ऊपर आसपास मूव हो रहा है। ठीक है, तो जहन में बात रखने वाली क्या है कि जब भी कोई भी मार्केट, अब वो चाहे गोल्ड, अब इसी तरह से मैं गोल्ड को भी ले लेता हूँ, गोल्ड के अंदर भी इसी तरह से, अब गोल्ड को अगर मैं, जैसे अब बहुत सारे लोग बोलते हैं गोल्ड ले लेना चाहिए, ठीक है, और उस टाइम मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि गोल्ड को उस तरह से नहीं बाय करना चाहिए। सही है, अब ये देखिए गोल्ड कितने पे चला गया था, तकरीबन $43 पे चला गया था और इस टाइम पे जो है ये $4000 पे। ठीक है, ये सब डॉलर के अंदर है अमाउंट। ठीक है, तो ये 4366 मतलब 4367 पे डॉलर चला गया, गोल्ड चला गया था, और अभी 4000 पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा लमसम अमाउंट में, ठीक है, तो वो उस टाइम पैनिक कर रहे होंगे कि यार मेरा अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब मार्केट, क्योंकि आप देखिए मार्केट हाई आई हुई है ना, तो जब भी मार्केट हाई होगी किसी भी एसेट क्लास की, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें बेहतर ये है कि आप लमसम अमाउंट ना डालें, आप मंथली बेसिस के ऊपर एक छोटा अमाउंट डालें, ताकि ये कि आपका जो रिस्क फैक्टर है ना वो कम से कम हो, और अगर इस तरह से नीचे आती भी है मार्केट तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं हो, आपकी एवरेज प्राइसिंग अच्छी हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों के, जब मार्केट ऊपर है तो उस टाइम पे आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और एकदम लमसम अमाउंट से नहीं जाना। ये बात अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? यस या नो, चैट पे बोल दें ताकि मुझे पता हो कि हाँ आप लोगों को समझ में आती है। तो बता सकते हैं इसके अंदर, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जब भी आपने बाइंग करनी है तो आपने देखना है कि मार्केट अगर अपने टॉप पे गई हुई है तो फिर उसके बाद जो है वो उसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर चले जाए कोई मसला नहीं है, लमसम अमाउंट डालने में खतरा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पोर्टफोलियो क्रिएशन के अंदर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं अपनी स्क्रीन पे पहले ओपन कर लूँ। अच्छा, मुझे जब तक कोई बता सकता है कि पोर्टफोलियो क्रिएशन के अंदर कौन कौन से हमने एसेट क्लास पढ़े हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए? कोई बता सकता है मैसेज पे कि पोर्टफोलियो क्रिएशन के अंदर अगर हम मंथली बेसिस पे कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मंथली बेसिस के ऊपर कौन कौन से एसेट हमारे पास होने चाहिए? चलिए जी, बताएं, आप लोग माशाल्लाह से ट्रेन हो चुके हैं, चीज़ें पता है आप लोगों को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ सब सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। म्यूचुअल फंड, वीपीएस, वीपीएस मैंने समझाया आप लोगों को, वीपीएस में इससे पहले मैंने नहीं एक्सप्लेन किया मेरे ख्याल से। और बताएं इसके अलावा और कौन कौन से होने चाहिए ऐसे? गोल्ड, ठीक है, और क्या है? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं एसेट क्लास के अंदर बात करूँ, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक है, वीपीएस है,
क्रिप्टो है, एक और एसेट क्लास होती है जो हमने हम एग्जिट बेस के बाद मौजूद है, वो है एसेट फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, ईटीएफ भी होते हैं। ईटीएफ और वीपीएस वगैरह का मैं डिफरेंस आप लोगों को बता चुका हूँ कि ईटीएफ क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये डिफरेंस मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ, तो उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ठीक, मैं सबसे पहले वीपीएस समझाता हूँ, वीपीएस क्या है। ठीक है, वीपीएस क्या होता है, वॉलेटरी पेंशन स्कीम। ठीक, वीपीएस आप समझ लें जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप किसी कंपनी को अपने पैसे देते हैं और वो आपके बिहार के ऊपर या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बोलते हैं मुझे हाई इक्विटी में, हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप बोलते हैं मुझे मीडियम रिस्क में करना है, तो वो जो है वो कमोडिटी वगैरह में करते हैं। अगर आपने लो रिस्क बोलना होता है तो आप वो जो है वो आपकी मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वीपीएस भी यही होता है कि वीपीएस बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे मिलान का म्यूचुअल फंड है, तो इसी तरह से मिलान का वीपीएस भी है। तो वीपीएस भी यही करता है कि आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करता है हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें वीपीएस में और म्यूचुअल फंड में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप जब वीपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वीपीएस में आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते ना, तो पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लॉक इन पीरियड होता है 60 साल का। ठीक है, दूसरी जो चीज है वीपीएस के अंदर इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप अगर वीपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो टैक्स कटता है उसमें 20% का आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल उसकी एक डिटेल डिस्कशन है, अभी उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन इन जनरल ध्यान में रखें कि अगर आप ₹1,00,000 का टैक्स देते हैं, तो और अगर आप वीपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 20% का टैक्स क्रेडिट मिल जाए। और जो है, हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर आप पहले निकालेंगे तो उसमें टैक्स कट जाएंगे, लेकिन वीपीएस का जो असल मकसद है ना, वो है आपका रिटायरमेंट प्लान। तो वीपीएस को जब आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आप यही सोच के करें कि यार मैं 60 साल से पहले अमाउंट नहीं निकाल सकता, तो ये वीपीएस में आपको मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वीपीएस में एक फायदा ये होता है कि आपका लॉक इन पीरियड होता है, जिसकी वजह से आपका एक रिटायरमेंट प्लान बन रहा होता है। तो वीपीएस में एक जो आपको फायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो है वो 20% आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, और आपका ये आप समझे 60 साल की एज में आपको वो मिल रहा होता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको मेरा? सही, ये दो बड़े बेनिफिट होते हैं वीपीएस के। अच्छा, वीपीएस का एक सबसे, अगर आप ईयरली वो देखें ना, उसका आरओआई वगैरह देखें पिछले 10 15 20 साल का, तो वीपीएस का ईयरली आरओआई जो है वो कोई 19% मिलता है। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक, अच्छा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो स्टॉक में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो भी चीजें हमारी डिस्कशन हो रही है, इस डिस्कशन के अंदर मैं वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करनी है, आपने समझना है, चीजों को पढ़ना है, उसके बाद आपने खुद करना है। ठीक है, तो वीपीएस आप समझें कि अपने पोर्टफोलियो का एक अमाउंट आप वीपीएस में लाजमी डालें, और ये सोच के डालें कि यार ये जब मैं 60 साल का होऊंगा ना, तो उसी टाइम पे निकलेगा। क्योंकि जो बाकी है ना, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, वो बीच में आपको जरूरत है तो आप उसे फौरन से जो है लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, वीपीएस में आप समझें कि आपको ये होता है कि यार लिक्विडेट जो है वो मैं 60 साल की उम्र में ही करूँगा। ठीक है, ताकि आपके आपकी जो स्पाउस है उसके साथ आपको किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। और खासतौर पर वीपीएस का ना, मुझे ये भी लगा, अभी जैसे बहुत सारे लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं, तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक अंकल आए, वो तकरीबन 71 ईयर ओल्ड के थे। ठीक है, और 71 ईयर ओल्ड के थे, और उन वो इस वजह से आए थे कि यार मुझे जो है वो पैसे हैं कुछ रखे हुए, वो इन्वेस्ट करने हैं, ताकि मुझे मंथली एक्सपेंसेस मैं अपने जो है वो पूरे कर सकूं। ठीक है, अच्छा, जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, आप सोचिए 71 ईयर की एज के अंदर वो जो है वो इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि या उन्हें सोचना पड़ रहा है कि यार मुझे जो है वो 71 ईयर की ओल्ड में ही देखना है। ये कंसर्न था कि यार मेरे मंथली एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। ठीक है, और उनके जो बच्चे थे वो रेंट के ऊपर घर पे रहते थे। ठीक है, और जो है वो उनके बच्चे वगैरह जो है शादी के बाद चले जा चुके थे। ठीक, और ऐसा नहीं था कि वो क्वालिफाइड नहीं थे, वो सीनियर इंजीनियर इंजीनियर के तौर पे एक ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब करी थी उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी। ठीक, तो अब क्योंकि उन्होंने प्लान अच्छे तरीके से नहीं किया था, तो फिर उन्हें 71 ईयर ओल्ड में ये चीजें सोचनी पड़ी है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपको ये सोचनी पड़े, तो मिनिमम एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप ईपीएस में जरूर डालें, ताकि कुछ भी हो जाए और उसको 60 साल से पहले टच भी नहीं करें, इररिस्पेक्टिव कि आपको कितनी जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक आपके अपने लिए होगा कि यार मेरे रिटायरमेंट में मुझे किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना होना पड़े, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो मेरे। ठीक है,
तो ये वीपीएस हो गया, सिल्वर गोल्ड पता है आपको, स्टॉक्स हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो के अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट अगर आपने करना है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कॉइन में इन्वेस्ट करें, उसके अलावा नहीं करें अनटिल अनलेस कि आप जो है वो उस चीज को अच्छी तरह से समझते हो, आपने उसकी स्टडी की हो, अदरवाइज आप ये नहीं करें, ठीक है। तो 4 कॉइन है बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी और सोलाना, ये 4 कॉइन मंथली बेसिस पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक परसेंटेज इसमें मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपसाइड इन अ लॉन्ग रन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वीपीएस आपका एक एसेट क्लास हो गया और आपका क्रिप्टो एक एसेट क्लास हो गया, ठीक है। स्टॉक्स और उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसेट बैक फाइनेंसिंग को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एसेट बैक फाइनेंसिंग होती क्या है? देखिए, एसेट बैक फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं ना, उन या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकल प्रोडक्ट बनाता है और उसे बेचता है, ठीक है, या ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जेम हो गया, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री जो होती है उनके लिए उन्हें मशीन चाहिए होती है। इसी तरह से अगर आपका टेक्सटाइल हो गया तो उसके लिए उन्हें मशीन चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह से उन्हें रॉ मटेरियल कपड़े की सूरत में चाहिए होता है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस पाकिस्तान में या दुनिया में जिसको फिजिकल प्रोडक्ट या मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो उस ये जो इस तरह के बिजनेस होता है ना, इनको हमेशा ना फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल एग्जांपल ले लें ई कॉमर्स की। एक ई कॉमर्स को अगर ग्रो करना है ना, तो उसको पहले इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, और जब वो इन्वेंट्री बनाएगा ना, तो उसके बाद वो मार्केटिंग तेज करेगा। तो उस और मतलब बनाने के बाद मार्केटिंग तेज करनी चाहिए उसे, ठीक है, क्योंकि जब इन्वेंट्री होगी तो ही मार्केटिंग के स्पेंड करेगा ना। तो ये चिकन एंड एग का मसला लगा रहता है। तो उसमें एग्जिट बेस के तौर पे हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि यार बजाय इसके कि आप जो है वो इन्वेंट्री खरीदो खुद वेंडर से, हम एज एग्जिट बेस अपने इन्वेस्टर से के पैसों से इन्वेंट्री खरीद के आपको प्रॉफिट रख के जो है आगे बेच देंगे, ठीक है। अब ये इस्लामिक टर्म में कहलाती है मुराबाहा फाइनेंसिंग। अब इसमें करते क्या है हम, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसको परफ्यूम बनाता है जो, ठीक है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो परफ्यूम की बॉटल है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब उसने अगर वेंडर से बाय करना है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसे अपफ्रंट पे करने पड़ेंगे 100 रुपए। लेकिन अगर वो 100 रुपए उसे अपफ्रंट पे करेगा, तो उसमें उसका जो एक नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसके पास हो सकता है पर जो पैसे ही मौजूद हो वो 100 रुपए हो। तो अगर वो सारे बॉटल में वैसे डाल देगा, तो फिर वो मार्केटिंग और बाकी एक्सपेंसेस कैसे करेगा, ठीक है। तो उस पर एग्जिट में क्या बोलता है कि यार हम जो है वो इन्वेस्टर के पैसों से 100 रुपए की चीज बाय करेंगे, जो भी इन्वेंट्री आपको चाहिए, ठीक है, इस और आपको भेज देंगे अपना प्रॉफिट रख के। तो जो नॉर्मली हमारा प्रॉफिट होता है वो फॉर एग्जाम्पल 18% होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 18% प्रॉफिट है, तो जो टोटल कॉस्ट पड़ती है ब्रांड को, अगर वो ब्रांड हमसे से खरीदता है, तो उसकी टोटल कॉस्ट बन जाती है 100 + 18, ठीक है। 18 के साथ से कि 100 को मैंने क्या किया, 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 18%, ठीक है। तो 118 रुपए का हम उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। अब 118 रुपए जब ब्रांड को सेल करते हैं ना, तो अब आप पूछेंगे यार ब्रांड को फायदा क्या होता है? ब्रांड को फायदा ये होता है कि ब्रांड जो रीपे करता है ना, वो 2 पार्ट्स में करता है, एक प्रॉफिट होता है और एक आपका कैपिटल होता है, ठीक है। एक आपका कैपिटल होता है, तो प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 रुपए है, और कैपिटल जो है वो आपका 100 रुपए। तो ये प्रॉफिट को क्या करता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देता है, क्योंकि 12 महीने में उसे रीपे करना होता है, तो 18 को वो डिवाइड कर देता है 12 से। तो इसका मतलब हर महीने जो 18 रुपये प्रॉफिट है, हर महीने उसे जो ब्रांड है वो इन्वेस्टर को 1.5 रुपीज हर महीने पे कर रहा होता है। और जो 13th मंथ होता है, ठीक है, उसमें जो कैपिटल होता है 100 रुपये वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ब्रांड को क्या फायदा हुआ कि ब्रांड को हमने चीज अपना प्रॉफिट रख के तो सेल की, लेकिन ब्रांड ने उस इन्वेंट्री को खरीद के जो रीपेमेंट की वो 1 साल में की, और उस 1 साल में उस इन्वेंट्री को हो सकता है वो 3 से 4 बार जो है वो रोटेट कर ले, ठीक है। 3 से 4 बार रोटेट करने से जो ब्रांड है उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें से वो हमें 18% प्रॉफिट आराम से पे कर सकता है। तो ये एसेट बैक फाइनेंसिंग में होता है। अच्छा, अब ये सवाल हुआ कि एग्जिट बेस के पर अगर कोई भी बिजनेस एसेट बैक फाइनेंसिंग के लिए आता है, तो इसका अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं ना, कि अगर 10 लाख रुपए कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, तो उसे मंथली बेसिस पे 15,000 रुपए मिलते रहते हैं प्रॉफिट, और साल के एंड में उसके 10 लाख रुपए से रिटर्न हो जाते हैं। अगर वो री इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो री इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि सर मुझे ये बताएंगे भाई, अगर कोई भी बिजनेस है, अगर वो मेरे पैसे लेके भाग गया,
तो फिर आप क्या करेंगे और किस तरह से होगा। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी बिजनेस हम ऑनबोर्ड करते हैं ना, उसकी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करते हैं, और उस ड्यू डिलिजेंस के हम बेसिस के ऊपर बोलते हैं कि ये बंदा पैसे लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, वो ये होती है कि जब भी कोई बिजनेस हमारे पास आता है कि मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, तो उसके अंदर फाइनेंसिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये होती है कि हम ये बोलते हैं कि भाई आपका बिजनेस जो है ना, वो कम से कम 7-8 साल से चल रहा हो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस 2 साल से या 3 साल से चल रहा है, तो हम आपको फाइनेंसिंग देंगे ही नहीं। तो 6-7 साल का जो बिजनेस की हिस्ट्री होती है ना, उससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि यार बिजनेस लेजिट है, और उसके पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एसेट बैक फाइनेंसिंग के अंदर एक और हाँ, शादी फ्रेमवर्क तो अप्लाई होता है, वो तो बिल्कुल होता है। शादी फ्रेमवर्क आप समझे, जो शादी फ्रेमवर्क है ना, वो चाहे स्टॉक्स हो या चाहे, क्योंकि वो स्टॉक की सिलेक्शन का मतलब है कि बिजनेस के अंदर सिलेक्शन है, ना। तो सबसे पहले टीम इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अंदर उसकी जो एज है वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम उसका देख सकें कि वो जो पर्टिकुलर चीजें बोल रहा है वो वाकई में एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो हमसे फाइनेंसिंग ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की फाइनेंसिंग ले रहा है, तो उसका ईयरली जो टर्नओवर है वो कम से कम 10 करोड़ का तो होना चाहिए, ताकि वो हमारे पैसे रिटर्न कर सके। अगर किसी का ईयरली टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए और वो मुझसे भी 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो मैं कभी भी उसे फाइनेंसिंग नहीं दूंगा। 1 करोड़ अगर उसका ईयरली टर्नओवर है ना, तो मैक्सिमम फाइनेंसिंग मैं उसे 1 मिलियन या 2 मिलियन दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के चेक हमने लगाए हुए हैं एसेट बैक फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना एक कंपनी है, मैं बता देता हूँ, ये जो भी कंपनी आती है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं, ताकि आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ड्यू डिलिजेंस कितनी ज्यादा खतरनाक होती है हमारी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी बिजनेस आता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसकी एज क्या है, ठीक है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर पे रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप पे रजिस्टर्ड हो, या वो प्राइवेट लिमिटेड पे। अब जैसे एक कंपनी आई, अब इस कंपनी का सबसे पहले हमने बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि पुरानी कंपनी है तो बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली, और इसको हमने वेरीफाई किया कि भाई ये जो ईयरली टर्नओवर बोल रहा है वो इसके बैंक में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ, इसका टर्नओवर जो है वो ईयरली क्या है, ठीक। फिर उसके बाद हम कोई भी बिजनेस आता है हम उससे 2 पर्सनल गारंटर लाजमी लेते हैं, ठीक है। 2 पर्सनल गारंटर इसलिए जरूरी है, और वो पर्सनल गारंटर ये लिख के देते हैं कि भाई अगर ये बंदा मेरे पैसे लेके भागा, आपके पैसे लेके भागा, तो मैं जो है इसको अपनी जेब से पे करूंगा, ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है 2 पर्सनल गारंटर से, उनके सीएनआईसी वगैरह सब चीजें मौजूद होती हैं। जो पर्सनल गारंटर होते हैं, वो बंदा जो कि बोलता है ना हमारे पास पर्सनल गारंटर नहीं है, कोई लिख के नहीं दे सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो वैसे ही रेड फ्लैग है, हम उसे मना कर देते हैं। लेकिन पर्सनल गारंटर का जो लेके आ जाता है ना, तो इसका मतलब उसकी अपनी जो कम्युनिटी आसपास के लोग हैं उसमें एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। तो इस वजह से ही, वरना आप सोचे ना कि आपसे कोई बोलेगा यार मेरे बिहाफ पे साइन कर दो कि 1 करोड़ रुपए मैंने लिए हैं, और अगर मैं नहीं दे सका तो तुम दोगे, तो कोई साइन करेगा? तो वो साइन तभी करेगा जब उसको आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा कि हाँ यार, ये बंदे लेजेड है, मैं काफी सालों से जानता हूँ, ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से भी हमें एक वैलिडेशन मिल जाती है। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर है उनके सीएनआईसी वगैरह मौजूद होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद कंपनी की जो भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज, पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको ये चीज, ठीक है। तो कंपनी के जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, अच्छा, ये कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है, तो हम उनके पास देखते हैं कि उनके पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं है। तो ये ड्रग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इस तरह की कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। तो जब इस तरह के लाइसेंस मौजूद होते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाता है इस चीज को मेक श्योर करना कि हाँ, ये लोग जो है वो लेजिट है। वरना इस तरह के लाइसेंस लेने में एक पूरा क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो पीओ के बेसिस के ऊपर हम उनको फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब परचेज ऑर्डर उनके पास मौजूद होता है डिफरेंट बड़ी कंपनीज का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी कंपनी की ले लें, ये करती क्या है, ये मेडिसिन खरीद मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसआईयूटी हॉस्पिटल है ना, एसआईयूटी हॉस्पिटल को जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये क्या करते हैं, वो मेडिसिन जो भी कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती है उससे खरीदते हैं, और जो है वो इन हॉस्पिटल्स को बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे कंपनी काम कर रही है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हम अब लेट सपोज इस तरह के बिजनेस में क्या होगा कि उन्हें कंपनीज के साथ भी एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी इनका अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ यार, ये जो लोग हैं वो हमारे जो भी है हमारे हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल वगैरह, ठीक है। अच्छा, आप देखें ये जो कंपनी है इसके पास ऑथराइजेशन लेटर मतलब
कि मास फार्मा ने लिख के दिया हुआ है कि भाई ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये जो है मेरे मेडिसिन को सप्लाई कर सकते हैं मेरे बिहाफ के ऊपर। तो इस तरह से आप देखें कि इन्होंने फार्म इवो हो गया, सर्ल हो गया और इस तरह की बाकी जो फार्मा कंपनी है उनके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास एक वैलिडेशन आ जाती है कि यार सर्ल जैसी कंपनी, फार्म इवो जैसी कंपनी, गलत जैसी कंपनी, अगर इनकी कंपनियों ने अगर इनको एज अ वेंडर अपनी लिस्ट पे लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे लिस्ट पे लिया हुआ है, तो इनकी अपनी एक वैलिडेशन होती है जिसको वैलिडेट करने के बाद जो है वो उनको ऑनबोर्ड लेते हैं। तो हमारे पास एक और वैलिडेशन आ जाती है कि हाँ ये बिजनेस जो है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनके पीओज होते हैं, परचेज ऑर्डर, वो चेक करते हैं वो किन हॉस्पिटल्स के हैं। अब जैसे इस कंपनी का देखें तो SIUT के प्रीवियस उसने वो किए हुए हैं, और फिर उसके बाद NIBT, इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल है उनके साथ परचेज ऑर्डर लिए गए। तो यहाँ से एक और वैलिडेशन आ गई कि अच्छी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं ये, और अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स के साथ ये काम भी कर रहे हैं। तो हमें ये वैलिडेशन आ गई कि हाँ यार, एक तो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रॉपर है, इनकी बैंक स्टेटमेंट जो ये बात कह रहे हैं वो भी है, और इनके डिस्ट्रीब्यूटर और जो हॉस्पिटल क्लाइंट है वो भी बहुत है। इसी तरह से उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, और फिर उसके बाद जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ ऑफिस है, उसके यूटिलिटी बिल और उसके टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं टू मेक श्योर ये सारी चीजें लेजिट है। कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल से ही वो काम करना शुरू किया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज होती है वो होती है तस्दीक रिपोर्ट। तस्दीक रिपोर्ट क्या करती है कि इसको मैं अभी खोल नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर CNIC इनका नंबर डालना होता है, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है ये आप समझिए, ये क्रेडिट स्कोर बता देती है किसी का भी। ठीक है, ये एक ऐप है जो कि स्टेट बैंक और SCCP के साथ जो है वो इंटीग्रेट हुई हुई है, उसकी API इंस्टॉल होती है, और इस ऐप को जब वो इंस्टॉल करते हैं और अपना बायोमेट्रिक वगैरह देते हैं, तो जो भी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री है ना, तो अगर किसी बंदे ने किसी बैंक से पैसे लिए, कहीं से भी पैसे लेके डिजिटल मीडियम के थ्रू, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं, उनसे अगर पेमेंट लेके उसे वापस नहीं की, रिटर्न नहीं की, ब्लैकलिस्ट हुआ हुआ है, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे हमें पता चल जाती है। तो यहाँ से एक और वैलिडेशन मिल जाती है कि भाई इस बंदे ने अगर कहीं से लोन लिया भी था तो उसको टाइमली रिटर्न कर दिया या नहीं कर दिया, और लोन लिया हुआ भी है नहीं लिया हुआ। तो अगर कोई बंदा ब्लैकलिस्ट है तो उसको भी फिर हम अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरह से हर डायरेक्टर की जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी करवाते हैं। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसके ऊपर कोई जो है वो फ्रॉड के केसेस वगैरह या FIR वगैरह के लीजिए। तो ये सारी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ना हमें एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस ओनर्स हैं ये लेजिट हैं, काम भी लेजिट कर रहे हैं, लेजिट लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो हमारे इन्वेस्टर का पैसा जो है वो नहीं खाएंगे और लेके नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एसेट बैक फाइनेंसिंग बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, अब एसेट बैक फाइनेंसिंग को मैं जिस तरह से यूटिलाइज करता हूँ ना पर्सनल लेवल पे, वो ये करता हूँ कि जैसे अगर अभी हम देखें ना, तो अभी स्टॉक भी ऊपर चढ़े हुए हैं, गोल्ड भी ऊपर चढ़ा हुआ है, क्रिप्टो भी ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अब मेरे पास अगर 5 मिलियन है ना, तो मैं 5 मिलियन जो है वो सारे के सारे स्टॉक्स में या क्रिप्टो के अंदर एक साथ नहीं डालता। मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज 5 मिलियन है ना मेरे पास, तो मैं 5 मिलियन डाल देता हूँ एसेट बैक फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, ये 5 लाख हो गया। ठीक है, एसेट बैक फाइनेंसिंग के अंदर डाल दिया। एसेट बैक फाइनेंसिंग में मुझे जो ईयरली प्रॉफिट मिलता है वो तकरीबन 18% के आसपास बनता है। ठीक है, तो इसका 18% कितना हो गया, तकरीबन आपके 9 लाख। अब मैं मंथली अगर देखो तो मंथली मुझे क्या मिल रहा है इसका। अच्छा, सबसे अच्छी चीज है कि एसेट बैक जो फाइनेंसिंग है उसमें मंथली बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। आपको VPS में मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, क्रिप्टो में मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, स्टॉक्स में मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड में भी मंथली बेसिस पे नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी चीज है कि मंथली बेसिस पे, तो ये जो मंथली बेसिस पे मुझे 75,000 मिल रहा है ना, इसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे अगर गोल्ड में करना है, स्टॉक में, तो मंथली बजाय इसके 50 लाख में अभी डाल दूं, तो मैं क्या करता हूँ, जो 50-75 हजार मुझे मंथली बेसिस पे आ रहे हैं वो मैं मंथली बेसिस पे डाल रहा हूँ। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो ही मेरा स्टॉक वगैरह में, BPS वगैरह में इन्वेस्ट हो रहा है। और फिर 1 साल, अच्छा इसका 1 साल लॉक इन पीरियड होता है कि जैसा मैंने बताया ना कि जो कैपिटल है वो 13 मंथ में मिलता है, तो इसका मतलब 1 साल आपका कैपिटल लॉक इन होता है। अब मुझे ऐसा, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि 1 साल के अंदर, 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये मार्केट जो है सारी की सारी क्रैश करेंगी बुरी तरीके से। तो अब मेरा फायदा क्या है, मेरे पास 5 मिलियन से मैंने डाल दिए, 75,000 रुपये मंथली बेसिस पे मैं डाल रहा हूँ स्टॉक्स वगैरह के अंदर। और जब 1 साल बाद जब मैं निकाल रहा हूँ उस टाइम पे अगर मार्केट गिरी भी होगी ना, तो उस टाइम पे मैं
जो भी एसेट क्लास मुझे बेहतर लग रहा होगा तो मैं एक लमसम अमाउंट एक साथ ज्यादा डाल दूंगा, ताकि मुझे कम वैल्यू पे मैं चीजों को बाय कर लूँ और फिर उसके बाद मुझे लॉन्ग टर्म पे फायदा हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है तो मैं इस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो पहले पूछ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलें। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन या कोई सवाल है चैट के अंदर पूछ लें, या आगे चलते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया, तो यस लिख दें चैट के अंदर। जल्दी बताया करें, चैट के अंदर यस लिख दें अगर सब समझ में आ गया है। कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें। ओके, अंडरस्टूड, जबरदस्त, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्सन में ब्रेकडाउन, ये समझ में नहीं आई मुझे बात, किस सवाल से पूछ रहे हैं वकास। थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देना अपने सवाल को कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो मुझे आसानी होगी आपको बताने में। ओके, नहीं 12 महीने प्रॉफिट मिलेगा, 12 महीने में प्रॉफिट मिल गया ना आपको। अब 12 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके अंदर बाकी आपका जो कैपिटल है वो मिल जाएगा, आपको रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि 12 महीने वो लॉक इन होता है ना कैपिटल, तो 13 मंथ में नहीं मिलेगा, 12 महीने का कैपिटल फिर। हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन तो बता रहा हूँ। ब्रेक डाउन से पहले का सवाल है कि यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया, ऐसे कोई फाइनेंसिंग में कोई सवाल है, ब्रेक डाउन तो आगे बताऊंगा ना मैं। ठीक है, मैं ख्याल से समझ में आ गई है सबको। कोई बाकी सवाल हो तो वो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब लेट्स सपोज हमने डिसाइड कर लिया अब कि चाहे मेरा एसेट बैक फाइनेंसिंग के मंथली बेसिस पे आ रहा है, या मेरी मंथली इनकम ऐसी है कि मैं महीने के लाख रुपए जो है, लेट्स सपोज हम उसको इस तरह से लेते हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, कि लाख रुपए मेरी इनकम है। तो ऐसा हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्सपेंस है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंटरटेनमेंट है वो 25% पे लगनी चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल इनकम का एटलीस्ट 20% हमारी इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। और हमारी इनकम का 5% जो है वो हर महीने सबके में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो, आप समझ लें, जो भी इनकम है उसका ब्रेकडाउन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकम 1 लाख रुपए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका 20,000 रुपये मंथली एक अमाउंट आ रहा है जो आपने इन्वेस्ट करना है। अब मैं किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं गोल्ड में 15% डाल देता हूँ, 10% सिल्वर में डाल देता हूँ, ताकि मेरा 25% एक समझने के काइंड ऑफ सेफ जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, और मुझे फोमो नहीं हो अगर गोल्ड बढ़ भी रहा हो या सिल्वर बढ़ भी रहा हो। 50% जो है वो टोटल स्टॉक में चले जाता है डायरेक्टली। वीपीएस के अंदर 15%, क्योंकि मैंने बोला कि अच्छा वीपीएस और स्टॉक के अंदर आप समझिए टोटल मिला के, इसका मतलब मेरे पोर्टफोलियो का 65% स्टॉक में जा रहा है, क्योंकि वीपीएस भी एक्चुअली मैं हाई रिस्क में ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर आपका चलेगा 50%, वीपीएस में आपका 15%, और क्रिप्टो के अंदर जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सिर्फ 10% का ही अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट का जो भी परसेंटेज है उसका 10% ही लगाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर लगाने का तरीका, मिजान का गोल्ड फंड है उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और या तो जो है एआरवाई को यूज कर सकते हैं। सिल्वर का इस तरह का ऑनलाइन का अभी तक कोई तरीकेकार नहीं है, तो सिल्वर में अगर आपको नहीं कोई ऑप्शन मिल रहा, तो आप गोल्ड के अंदर ही 25% लगा सकते हैं, या 20% गोल्ड में लगा दें, और उसको जो बाकी 5% बचता है वो वीपीएस में लगा दें। तो मतलब अगर लेट्स सपोज आप गोल्ड सिल्वर आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन, तो गोल्ड आपका 20% हो जाएगा, स्टॉक 50 ही रहेगा, वीपीएस 20% हो जाएगा, और क्रिप्टो जो है वो 10% हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा, फिर उसका स्टॉक का जो 50% है आपका, तो ये जो मैंने कंपनीज आपको दिखाई है ना, पीएमएक्स का मसला ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग मैं प्रमोट नहीं करता, और उसके अंदर आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, तो वो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, जिन्हें मंथली बेसिस के ऊपर जानना है, याद रखना है वो सारी चीजें। तो इस वजह से मैं पीएमएक्स को यहाँ पे बताता भी नहीं हूँ, लेकिन वहां से लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये जो कंपनीज है ना, ये वो कंपनीज हैं जो कि पिछली पुरानी, बहुत पुरानी कंपनीज हैं, एक अच्छा रिटर्न देती हुई आ रही है। तो मैं इन कंपनीज के अंदर जो भी मेरा स्टॉक का परसेंटेज होता है ना, वो इक्वली डिवाइड कर देता हूँ सिंपली। ये सिर्फ कहलाती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने अगर मेरे स्टॉक का 10,000 रुपये बन रहा है, तो इन 10-11 कंपनीज में मैं हर महीने जो भी अमाउंट होता है वो इक्वली डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि भाई आपने किस तरह से जो है वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके फ्रेमवर्क पे कैसे देखना है। तो आपको अगर कोई और अच्छी कंपनी मिलती है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करें,
10, 11, 12 बहुत इस तरह से नहीं करेंगे। 20-25 कंपनीज आपने सेलेक्ट कर ली, उसमें कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से 12-13 कंपनीज मोर देन इनफ होती है, जिसमें आप मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो डालते रहे, और उन कंपनीज का अच्छा होना, ब्लू चिप होना जरूरी है, ताकि आपको ये टेंशन नहीं हो कि यार ये अगर नीचे भी जा रही है कंपनी तो कल को जो है वो ऊपर वापस नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, ये सारी कंपनी जो है ना वो आपकी क्या नाम है वो शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है, तो केएमआई को भी आप फॉलो कर सकते हैं। केएमआई को फॉलो करने के लिए कि थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तो केएमआई को भी फॉलो कर सकते हैं, और ये कंपनीज भी केएमआई मतलब शरिया कंप्लाइंट कंपनीज ही हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, तो ये उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, इसलिए मैंने अपने लिए सेलेक्ट की। आप लोग अपने लिए क्या सेलेक्ट करते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह से क्रिप्टो के अंदर ईटीएच, बीटीसी, बीएनबी और सोल। सोल में ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ईटीएच, बीटीसी और बीएनबी पे आप आंखें बंद करके हर महीने छोटा छोटा अमाउंट डाल सकते हैं। बीपीएस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बीपीएस मैदान वाला ले सकते हैं, और जो भी अमाउंट आपका बन रहा है वो आप जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर डालते रहें। तो ये जो एक्सेल शीट है, हाँ देखें, जब अगर आप म्यूचुअल फंड, मैंने इसका ना आंसर पहले दे चुका हूँ, ये आरओआई जो होता है ना वो आपको कोई नहीं बता सकता कि किसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड है, मिजान के म्यूचुअल फंड में अगर आप डालते हैं तो अभी आरओआई आपको अच्छा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले सालों में इसका आरओआई नेगेटिव में भी रहा है। ठीक, तो कभी पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा। अच्छे स्टॉक 10-12 आप सेलेक्ट कर लें, और उसमें आप 15 से 20 साल के होराइजन के ऊपर जाएं। अगर आप सोचेंगे 3 साल में, 2 साल में आपको कुछ अब जैसे ये म्यूचुअल फंड है ना, अब एक ही म्यूचुअल फंड है, उसने -24, -16 का रिटर्न भी दिया है, और उसी म्यूचुअल फंड ने जो है वो 74 और 64 का भी दिया है रिटर्न। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा देता है या स्टॉक अच्छा देता है? ठीक है, कोई भी अच्छा दे सकता है, अनटिल अनलेस कि आपने अच्छी कंपनी और अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप अच्छी कंपनी, मेरा जो सजेशन है वो ये है, म्यूचुअल फंड में डालने से बेहतर है कि आप, क्योंकि आपको, आप लोग फ्रेमवर्क को समझ चुके हैं। ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप रिसर्च करके इस तरह से 12 कंपनी निकाल लें और हर महीने डालते रहे, और अपना 15 साल का प्लान बनाएं, ये 15 साल तक मैं डालता रहूंगा, चाहे अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डालता रहूँ। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर लें तो आपको एट द एंड ऑफ द 15 ईयर आपको एक अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन कंपनी में डालें और आपका रिटर्न जो है वो बहुत ही बेकार मिले। ठीक है, इसी तरह से बीटीसी, ईटीएच, बीएनबी और सोलाना में आप डालते रहे, अगले 15 साल तक आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो चुकी होगी। बीच में ऐसा जरूर होगा कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो आधे से भी ज्यादा, आधे से भी कम हो गया, लेकिन अगर आप जो है 15 साल का बाद देखेंगे उसे, तो फिर आप देखेंगे कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और जो रिटर्न आया उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपनी इनकम यहाँ पे सिर्फ डालें, जो भी मंथली इनकम है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाए कि आपने कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे खुद आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको अगर कोई और चीज अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे ऐड कर लें, तो एक दो कंपनीज और ऐड करनी है, माइनस करनी है, वो ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको बनाएं, और इसके ऊपर हर महीने, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की है। आप देखें, आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी है ना, तो आप कंसिस्टेंटली काम करते रहे, तभी आप उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपने कंपाउंडिंग के जरिए, सैलरी के जरिए वेल्थ क्रिएशन करनी है ना, तो कंसिस्टेंसी की है कि हर महीने जैसी आपकी सैलरी आए, जैसे आप बिल फौरन जो है वो पे करते हैं ना, तो बिल के साथ साथ आपने ये जो स्टॉक के अंदर या बाकी एसेट क्लास में जो पैसे करने हैं ना, वो उसी टाइम पे करें, और फिर जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं उससे आप खर्चे और बाकी चीजें करें। तो ये था आज का, हाँ, सेशन हमारा, जिसमें पोर्टफोलियो क्रिएशन के ऊपर दो एसेट क्लास वीपीएस को और हमने एसेट बैक फाइनेंसिंग को भी डिस्कस किया। अब आपका कोई सवाल है स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेशन इस वजह से भी था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता थी, तो उसमें मैंने कहा कि ज्यादा टाइम देना कोई बेहतर नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अब इसमें कोई सवाल है आपका। मेरे ख्याल से लोगों को अनम्यूट करके भी हम उनसे पूछ सकते हैं, चैट के बजाय। अगर कोई वैसे सवाल करना चाह रहे हैं तो अपना हाथ रेस कर लें, हम आपको अनम्यूट भी कर देंगे, और आप जो है सवाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो फिजिकल होगा, टाइम और डे जो है वो आपको आपकी मैनेजमेंट बता देगी, तो उसमें भी आप जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
तो कुछ समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ, थोड़ा सा बता दें भाई आप लोग, तो मुझे लग रहा है सब सो गए। यस, नो, हेलो, हाय। भाई आप माशाल्लाह से प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ तो बोले। ओके, कोई सवाल नहीं है किसी के पास, हम कॉल जो है वो ऑफ करें फिर। ओके, यानी कि जब कोई सवाल नहीं होता ना, तो उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो पूरा समझ में आ गया या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके। नेक्स्ट वीक एक फिजिकल सेशन होगा, उसमें जो भी जिस भी ऐसे क्लास के बारे में डिस्कशन करनी हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इन द मीन वाइल जो है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। do do do